सभी को नमस्कार। मैं मानसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। DSSB में टीजीटी संस्कृत में जो आपका वृक्ष आयुर्वेद लगा हुआ है उसके 14 श्लोक लगे हुए हैं, वो आज हम करेंगे। सबसे पहले तो आपका प्रश्न बनता है कि वृक्ष आयुर्वेद कुत्र वर्णित है? अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण का ये 282वां अध्याय है। प्रश्न लिख लीजिए, आप वीडियो को रोक रोक के भी लिख सकते हो। ऐसा भी पूछा जा सकता है अग्नि पुराण में कुल अध्याय कितने हैं? 383 अध्याय हैं, यह 282वां अध्याय है। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चनों को। और अग्नि ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि को यह प्रसंग सुनाया था, ये पुराण सुनाया था। कौन सा? अग्नि ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि को। आइए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरि उवाच, धन्वंतरि बोले, वृक्ष आयुर्वेदम आख्यास्य प्लक्षश्चोत्रतः शुभ प्रागवटो यमतस्त्वाम्रः अप्य अश्वत्थः क्रमेण। तो क्या बताते हैं कि वृक्ष आयुर्वेदम आख्यास्य, ये लिट लकार है, आत्मनेपदी धातु है, सॉरी लट लकार है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। जैसे सेविष्ये, मैं सेवा करूंगा, ठीक ना, तो ऐसे आख्यास्य उत्तम पुरुष का एक वचन। तो धन्वंतरि कहते हैं कि अहम वृक्ष आयुर्वेदम आख्यास्य, वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन करूंगा, उसको कहूंगा। क्या कहा उन्होंने? प्लक्षश्चोत्रतः शुभ है। जो प्लक्ष का पेड़ है इसको पाकरी भी बोलते हैं, कई जगह फाकरी भी बोलते हैं, और आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, पिलखण वगैरह भी कई जगह बोलते हैं। तो ऐसा ये उत्तरतः शुभ है, घर के या जहां पर आप रहते हो निवास स्थान के उत्तरतः शुभ है, उत्तर दिशा में शुभ है। एक एक क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गृह से उत्तरतः कह वृक्ष शुभ है, घर के उत्तर में कौन सा पेड़ शुभ है? तो प्लक्ष है। प्राक, प्राक होते पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में बड़ का वट वृक्ष है। यमत है, देखो ये सारी के सारी है ना दिशाएं, थोड़ा सा इन्होंने मतलब दूसरे शब्दों का प्रयोग कर रखा है। तो यमत तो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा यमत है तू आम्र, या उत्तर दिशा में आम का पेड़ सही होता। और अप्पे, अप्पे का मतलब होता है दक्षिण दिशा, उसमें अश्वत्था पीपल का पेड़, क्रमेण क्रम से, उत्तर में प्लक्ष का, पूर्व में वट का, और आपका उत्तर में आम का, और दक्षिण में अश्वत्थ का। अप्य दिशा होती है दक्षिण, यम में होते हैं उत्तर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और प्राची, उदीची, प्रतीची, अवाची, ये नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है। प्राची पूर्व दिशा, उदीची उत्तर दिशा, प्रतीची पश्चिम दिशा, अवाची दक्षिण दिशा, इनके लिए ये प्रयोग किया गया है। तो आप पे अवाची है कहीं ना कहीं, और यम में तय उदीची है, ये प्राची है, और उत्तर दिशा होती है उदीची, और पश्चिम दिशा होती है जो वो होती है प्रतीची। चलो सही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द या कुछ ऐसा है। दक्षिणाम दिशम उत्पन्ना समीपे कंटक द्रुम। लो भाई, कहता दक्षिणाम दिशम, दिक शब्द का कर्म कारक में दिशम बनता है। दक्षिणाम दिशम, दक्षिण दिशा में, समीपे पास में ही, उत्पन्ना कंटक द्रुम शुभा, उत्पन्न कंटक द्रुम जो कांटे वाले पेड़ होते हैं, चाहे बेरी है, कोई झाड़ी है, कोई इस तरह के है, गुलाब में भी कांटे होते हैं, इस तरह के, ये शुभ होते हैं। कंटक द्रुम कुत्र शुभा मन्यन्ते, कांटे वाले पेड़ कहां दिशा, कौन सी दिशा में? दक्षिणाम दिशा में। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। दक्षिणाम दिशा, दक्षिण दिशा को उत्पन्न कंटक द्रुमा समीपे पास में, वो शुभ माने जाते हैं। गृहवासे उद्यानम स्यात्, गृहवास, जहां पर गृहवास आपका, वहां पर उद्यानम स्यात्, उद्यान जरूर होना चाहिए। कैसा उद्यान? ये स्यात् है और ये तिलान है। वाह अपि अथवा, अथवा पुष्पितान, तिलान, ठीक ना, वाप्यथ। अब इसमें वाह शब्द का प्रयोग आया, वाह, तो अथवा, इसका मतलब दो चीज है। तो गृहवास में उद्यान होना चाहिए, और वहां पर तिलान, तिल के पेड़ होने चाहिए, तिल के फूल होने चाहिए। वाह अथवा पुष्पितान अप्यथ, या कोई और पुष्पित फूल हो, जिन पर फूल लगते हों, ऐसे पौधे हों, बहुत बढ़िया। और तिल का हो तो और अच्छा। आप एक नहीं बना सकते कि पुष्पित तिल होने चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वाह है, वाह अथवा। तो अथवा किसके लिए आया? अथवा पुष्पितान के लिए। पुष्पित होता है, ये पादपान का विशेषण है, पुष्पित पादपान, जो पुष्पित पादप है वो हो, या तिलान,
तिल के पेड़ हो। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इनमें कर्म कारक क्यों लगाया है इन्होंने? पुष्पितान होने चाहिए तो पुष्पिता होना चाहिए, पुष्पिता पाद तत्र भवेयु, पुष्पित पाद वहां होने चाहिए। ये एक्चुअल में ये कह रहा है कि उनको लगाना चाहिए, ये अर्थ अपने आप निकल रहा। किन को लगाना चाहिए? तिलान, तिल के पौधों को, या फिर पुष्पितान, अन्य पुष्प वाले पौधों को। कहां लगाना चाहिए? जहां गृहवास उद्यानम से, घर के पास में उद्यान होना चाहिए, तो उसी उद्यान में कह रहा है तिल के या फूलों वाले पेड़ होने चाहिए, ठीक ना। तो इसमें यह क्वेश्चन बन गया कि दक्षिण दिशा में कंटक द्रुमः, कांटे वाले पेड़ होने चाहिए। चलिए, आसान है बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे, गृहणीयात आरोपियेत वृक्षान द्विजम चंद्रम प्रपूज्य च ध्रुवाणी पंच वायव्यम हस्त प्राजेश वैष्णवम नक्षत्राणि तथा मूलम शस्यन्ते द्रुमरोपणे प्रवेशयन नदी वाहन पुष्करिण्याम तुकार्यत। लो भाई, क्या कहता गृहणीयात, ये विधि लिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। गृहणीयात, ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गृहणीयात, ग्रहण करना चाहिए, अथवा आरोपियेत, या आरोपण करना चाहिए। भाई, पेड़ का लगाना या ग्रहण करना कहीं ना कहीं एक ही बात है। आप पेड़ ले रहे हो तो लगाओगे तो उनको पेड़ को आप ग्रहण कर रहे हो अथवा उनको लगा रहे हो, ठीक ना। कब करनी चाहिए चीज? द्विजम, द्विज होता ब्राह्मण, और चंद्र प्रपूज्य, प्र उपसर्ग पूज धातु है, लैप प्रत्यय, लैप। एक एक चीज नोट करते चलिए। ब्राह्मण अथवा चंद्रमा का प्रपूजन करके, उनकी पूजा करके, तो वृक्षों को गृहणीयात, ग्रहण करना चाहिए, अथवा आरोप ये लगाना चाहिए। आप पेड़ लेने चले गए, ठीक ना, ये या आप बीज का आरोपण कर रहे हैं या पेड़ का आरोपण कर रहे हैं, तो ब्राह्मण और चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए। ध्रुवाणी पंच वायव्यम हस्त प्राजेश वैष्णव, कहता ध्रुवाणी पंच, 5 नक्षत्र ध्रुव नक्षत्र माने जाते हैं, उनको अचर नक्षत्र बोलते हैं। वो है रोहिणी, रेवती, और 3 वो हैं जिनके आगे उत्तरा था, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी। ये है जो उत्तराषाढ़ा 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृग श्राद्ध पुनर्वसु पुष्य असले समग, ये पढ़े होंगे आपने, नहीं तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं। 27 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र ध्रुवता स्थायी, यानी कि अचर, जो अचर संज्ञा है जो उनकी, वो 5 नक्षत्र होते हैं। और वो 5 नक्षत्र होते, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो इसमें भी दे रखा है, ये रहे, ठीक ना। 3 उत्तर, यानी उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी और रेवती, ये 5 नक्षत्र ध्रुव होते हैं, अचर बोलते हैं। तो इन 5 नक्षत्रों में, ठीक ना, और वायव्यम हस्तम, जो वायव्य हस्त नक्षत्र है। अब हस्त नक्षत्र का ये वायव्य विशेषण है, क्वेश्चन बन गया आपका, वायव्यम विशेषणम कस्मै प्रयुक्तम, वायव्य विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हस्त नक्षत्र के लिए, क्योंकि हस्त नक्षत्र का जो संबंध होता है वो उत्तर और पश्चिम दिशा से होता है, उत्तर और पश्चिम दिशा से। और जो 4 प्रकार के कोण होते हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, वायव्य जो कोण होता है वो उत्तर और पश्चिम दिशा का ही होता है, इसलिए हस्त नक्षत्र को वायव्य इन्होंने कह दिया, वायव्यम हस्तम। और प्राजेश वैष्णवम, प्राजेश, लो भाई यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। प्राजेश बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र को, रोहिणी नक्षत्र को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? प्राजेश। प्राजेश का मतलब प्रजेश, प्रजेश है देवता अश्य, इस अर्थ में अण प्रत्यय होगा प्रजेश को, तो प्राजेश है बन गया, यानी प्रजा का, यानी प्रजापति है देवता जिसके, ऐसा नक्षत्र प्राजेश, प्रजापति जिसके देवता हैं, तो रोहिणी नक्षत्र को प्राजेश कहते हैं, प्राजेश। अब पता चल गया प्राजेश किस नक्षत्र का नाम है? रोहिणी का। प्रजेश है देवता अश्य, प्रजेश है देवता, इसके सोश्य देवता, वो जो सूत्र ना उससे अण हो गया, तो प्राजेश बन गया, प्राजेश वैष्णव। अब रोहिणी नक्षत्र में पता क्या आता है? आज सबको पता जन्माष्टमी है, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्राजेश, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? रोहिणी में, तो इसको प्राजेश बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र, इसके देवता प्रजेश हैं। तो आप ये कहोगे जी समझा, इसको वैष्णव क्यों कह देते हैं? रोहिणी नक्षत्र को प्राजेश वैष्णव क्यों कहा जाता है, यानी कि वैष्णव क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में जो भगवान श्री कृष्ण वो विष्णु के अवतार हैं,
तो श्री कृष्ण को भी वैष्णव कहा जा सकता है, क्योंकि विष्णु के हैं जो अवतार वो वैष्णव। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र का में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो वैष्णव है, कृष्ण के अवतार है, इसलिए उनका वैष्णव। अब आ जाए वैष्णव विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? रोहिणी नक्षत्र के लिए। प्राजेश किसे कहा जाता है? रोहिणी नक्षत्र के। वायु में किसे कहा जाता है? हस्त को। तो ये आपको 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर होना चाहिए। ध्रुव नक्षत्र कौन से? 5, रोहिणी, रेवती, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, ठीक ना। तो ये 5 ध्रुव नक्षत्र है, और ये हस्त और ये रोहिणी। इन नक्षत्राणी नक्षत्रों में, अच्छा जो ये ध्रुव नक्षत्र ने पंच दे दिया इन्होंने, पंच। कई बार क्या होता है, ये ध्रुव नक्षत्र वो 4 भी काउंट करता, रोहिणी उसमें काउंटर नहीं करता। आप बहुत सारी पुस्तकों में ज्योतिष की में पढ़ोगे कि वो रोहिणी वहां पर काउंटर नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने पंच कहा है, ठीक ना। और कई जगह ये 3 भी मिलते हैं, कई जगह है ये 3 भी मिलते हैं, केवल ये वाले, ठीक ना। तो ये अलग अलग विज्ञान है भाई, ठीक ना। परंतु यहाँ हम 5 नक्षत्र वही ले लेंगे, और उसमें हस्त है, और जो रोहिणी इसमें बताया गया वो प्राजेश है। इन नक्षत्राणी तथा मूलम, और मूल नक्षत्र को, मूल नक्षत्र में सस्यन्ते, ये सस्य ना, सस्य मतलब हरे भरे हो जाते हैं। कौन से? द्रुम आरोपणे, पेड़ को आरोपण करने पर। द्रुम आरोपणे सप्तमी के एक वचन है, द्रुम के आरोपण, द्रुमस्य दया द्रुमाणाम आरोपणे, द्रुमों के पेड़ों के आरोपण होने पर ये सस्यन्ते बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इन नक्षत्रों में पेड़ लगाने चाहिए। देखो कितना गजब का विज्ञान है नक्षत्रों में भी, ठीक है ना। दिन के कौन से भाग में कौन सा नक्षत्र आता है, उसमें पेड़ लगाने चाहिए तथा, ठीक है ना। अगला कहता प्रवेशित, प्रवेशित नदी वाहन पुष्करिण्याम तु कार्यत। और जो पुष्करिणी है, पुष्करिणी बोलते हैं विद्यार्थियों, पुष्करिणी, पुष्करिणी, पुष्करिणी के नदी को बोल देते हैं, उद्यान को बोल देते, जो भी आपका तालाब को भी बोल देते हैं। कोई छोटा तालाब है, एक्चुअली में पुष्कर होता है, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर तालाब को भी बोल देते हैं। और पुष्करी कोई पुल्लिंग है, और पुष्करिणी यानी कि जो वाटिका है वहां पर, नद्याम की तरह, पुष्करिण्याम उस नद्याम यानी कि पुष्करिणी में, उद्यान में, नदी वाहन, नदी के वाहों को, नदी के प्रवेश को, प्रवेशियन प्रवेश कराते हुए, तो कार्यत मतलब उसको कराए। यानी कि कहने का मतलब है उद्यान में जो नदी के प्रवाह हैं उनको प्रवेश कराए। अब ये आपको नदी वाहन, ये बहुवचन में क्यों प्रयोग है? नदी का प्रवाह तो एक ही होता है, एक्चुअली वो नदी का प्रवाह एक होता है। पूरी नदी आप उस उद्यान से गुजार दो तो नदी का प्रवाह मान लेंगे हम। वो कहता थोड़ा थोड़ा, जैसे ना थोड़ा सा यहां से पानी खोल दिया, थोड़ा सा वहां से पानी खोल दिया, थोड़ा सा आगे नदी में पानी खोल दिया, तो ऐसे करके पूरे जो वाटिका। अब आप सोच रहे हो आपके घर में जो 4x4 का एक छोटा उद्यान है, या 10 अरे ये उद्यान नहीं है, वो किलोमीटर के उद्यान होते थे, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर के उद्यान होते थे। उसमें पता चलता 1000 आम के पेड़ लगे हैं, उसमें ये लगे, बीच में राजा का महल होता था, और वो 20-30 एकड़ में होता था सारे का सारा उद्यान वगैरह। ये उनकी बात की गई है, ठीक ना। आजकल तो 100 गज जमीन के लिए मारा मारी है, पहले तो इतनी इतनी जमीन होती थी कि उनके बीच में उद्यान, और उस समय की बात है, ठीक है। तो वहां पर नदी का प्रवाह, ये थोड़ी नदी उसी की तरफ मोड़ दे, उसमें थोड़ी थोड़ी सी नाले से प्रवाह निकाल दे थोड़े थोड़े, तो सारे उसमें चारों तरफ पानी आता रहेगा। तो ऐसे बहुवचन का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इन नक्षत्रों में पेड़ लगाने चाहिए। और द्रुम आरोपण, इन नक्षत्रों में द्रुम का आरोपण करने पर वो शस्यन्ते हरे भरे किए जाते हैं। और उसमें उद्यान में, वाटिका में नदी के प्रवाहों को प्रवेश जरूर कराना चाहिए। प्रवेशन कार्य मतलब प्रवेश कराते हुए उनको बनाए, मतलब इस बात का ध्यान रखें। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लो आगे है, कहता हस्तो मघा तथा मैत्रिम आद्यम पुष्पम सवास्वम जलाशय समारंभे वारुणम चोत्र त्रयम संपूज्य वरुणम विष्णु प्रजन्य तत्समाचरित अरिष्ट अशोक पुन्नांग श्रीशा सप्रियंगो अशोक है कदली जम्बुस तथा बकुल दाड़ीमा सायं प्रातस्तु घ्रमांते शीतकाले दिनांतरे वर्षारात्रौ भुआ सो से सिक्तव्या रोपिता द्रुमा। ये 7 यानी कि आधा इसी में हो जाएगा। लो भाई ये कहता हस्त, दिखाई अच्छे से दे रहा होगा,
चलिए, नहीं तो आपके पास पीडीएफ है वो सामने रख के और सुनते रहिए। बिल्कुल। ये कहता, हाँ 5 में से कहता, हस्तो मघा तथा मैत्र माध्यम पुष्पम सवास्वम। हस्त जो नक्षत्र है, हस्त है, मघा है, और मैत्र माध्यम बोलते हैं अनुराधा नक्षत्र को, और पुष्पम बोलते हैं अश्विनी को, ठीक है। और सवास्वम जो पुष्य नक्षत्र है, ठीक ना। कहता इन नक्षत्रों में, इसका और भी है क्या, ना ये ठीक है। इन नक्षत्रों में जलाशय समारंभे वारुणम च उत्तरात्रयम। उत्तरा यानी कि जो उत्तरा वाले 3 हैं, उत्तरा वाले 3 हैं, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र। और हस्त, मघा, अनुराधा और पुष्प, पुष्य, सवास्वम, शतभिषा इत्यादि नक्षत्रों में, और जो 3 ये है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, इनमें वरुणम विष्णुम प्रजन्य तत्समाचरित। वरुणम विष्णु प्रजन्यम यानी कि वरुण देवता को, विष्णु देवता को और मेघों को संपूज्य, इनकी पूजा करके तत्समाचरित, उसके पश्चात वो आचरण करना चाहिए, वृक्ष लगाने का काम करना चाहिए। वृक्ष भी किस किस के, अरिष्ट, ठीक ना, अरिष्ट नीम इत्यादि के पेड़ को बोलते हैं। अशोक का पेड़ होता है, और पुंगनाग सुपारी का होता है, शीरीष होता है, और सप्रियंगु, ये पेड़ों के नाम है, ठीक ना, पेड़ों के नाम है। फिर अशोक है, कदली है, केला है, जम्बू है, जामुन है, बकुल का पेड़ है, दाड़िम, दाड़िम तो अनार, अनार। इनको सायं प्रातस्तु घर्मांते, घर्म, घर्म बोलते हैं घाम, जो घाम बोलते हैं ना, घाम यानी कि धूप, धूप कब होती है, गर्मी ऋतु में। तो घर्म अंत, जो घर्मांत होता है ऋतु होती है, गर्मी होती है, उसमें तो साय और प्रातः लगाना चाहिए। और शीतकाले दिन के आधे हिस्से के बाद यानी कि सायकाल को लगाना चाहिए। और वर्षा रात्रि, वर्षा रात्रियों में, ये वर्षा ऋतु में ये रात को लगाने चाहिए। देखो गर्मी में तो सीधी सी बात है, गर्मी में लगाओ तो झुलस जाएगा, सुबह शाम लगाओ। सर्दी में शाम के समय थोड़ी गर्मी होती है, सुबह बहुत ठंड पड़ती है, तो शाम को लगाओ। वर्षा ऋतु में रात को लगाना चाहिए पेड़, वर्षा ऋतु रात को। और भूह शोषे, जब पृथ्वी का शोष हो जाए यानी कि पृथ्वी शुष्क हो जाए, सूख जाए, तब रोपिता द्रुमा, ये आरोपित द्रुम लगाए गए पेड़ सेक्तव्या, सिंच धातु को तव्यत प्रत्यय, सेक्तव्या मतलब सिंचाई कर दिए जाने चाहिए। आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। हस्त, मघा तथा अनुराधा, पुष्य, सवास्वम, शतभिषा, इनमें जलाशय समारंभ है, मतलब चौत्रयम जो उत्तर 3 है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, इनमें ठीक है ना, वारुणम जलाशय समारंभ है। और वर्ण यानी कि वर्ण इत्यादि देवता की स्तुति से संबंधित करके जलाशय का समारंभ करना चाहिए। और फिर उसके बाद वर्ण विष्णु के और बादल की पूजा करके उसको आचरण करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। किसको, जलाशय को। जलाशय के प्रारंभ में किसकी पूजा करनी चाहिए, वरुण की, क्योंकि वरुण से ही संबंधित है। वारुणम जलाशयम यानी कि वरुण देवता से संबंधित जलाशय, इसलिए उसका विशेषण है जलाशय का, वारुणम जलाशय। समारंभ आरंभ होने पर फिर इनकी पूजा करें और उसके बाद उसका आचरण करें। फिर जो अरिष्ट है, अशोक है, पुंगनाग, सुपारी, शीरीष, सप्रियंगु, अशोक, कदली, केला, जामुन, बकुल, दाड़िम, इन सब पेड़ों को गर्मी में सुबह शाम, सर्दी में शाम के समय, और वर्षा ऋतु में रात्रि में लगाए। और सो से सेक्तव्य रोपिता द्रुमा, रोपिता द्रुमा लगाए गए पेड़ भूय सो से, पृथ्वी के शोषित होने पर, सूख जाने पर सेक्तव्या, उनका सेचन किया जाना चाहिए। चलिए, मुझे तो लग रहा है कि इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और जहां क्वेश्चन बन रहे हैं मैं बता रहा हूं। लो भाई, अब पेड़ों के बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे फल दें। अगर आप पेड़ों के बीच में डिस्टेंस कम रखेंगे तो कम फल देंगे, ठीक ना। ये कहता उत्तमा विंस्तिर हस्ता, 20 हाथ, 20 हाथ, एक हाथ इतना होता है, 20 हाथ की डिस्टेंस रखिए, उत्तम होती है, ठीक ना। यदि आप 16 रखेंगे, 16 हाथ का डिस्टेंस रखेंगे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तो मध्यम होता, मध्यमा। और स्थानात स्थान अनंतरम, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में 12 वारम, 12 अवर में, अवर, अवर होता
बिल्कुल चीप, घटिया, छोटा, ठीक ना। अब द्वादश होता जो और होता है वृक्षणाम, वृक्षों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर, यानी कि सबसे बेस्ट माना जाता 20 हाथ का अंतर, मध्यम होता 16, 12 हाथ का अंतर अवर माना जाता, अवर, ये उत्तम, ये मध्यम और ये अवर, ठीक ना। विफलासीयु और घना वृक्ष, जो घना वृक्ष होते हैं वो विफलासीयु, विफला विगता फलानी ये शाम ते, जिनके फल चले गए हैं वो ऐसे हो जाते हैं, यानी कि फल से रहित हो जाते हैं। स्यात स्यातांशु, ये विधि लिंग लकार है। घना वृक्षा विफलास्यु, घना पेड़, जो घने पेड़ होते हैं सघन होते हैं वो विफलास्यु, विफल हो जाते हैं। शस्त्रेण आदो ही शोधनम, शस्त्र, शस्त्र के द्वारा, किसी कुदाली के द्वारा, कस्सी के द्वारा, सबसे पहले आदो प्रारंभ में शोधनम, उनका शोधन करना चाहिए। जैसे जब पेड़ लगाओ ना, यूं नहीं है कि मिट्टी में वैसे लगा दिया, पहले कुदाली किसी शस्त्र से उनको बढ़िया तरीके से खोद के उसमें कंकड़ मिट्टी पत्थर कुछ है या कोई और ऐसी चीज है वो निकाल के शोधन करके फिर पेड़ लगाना चाहिए। आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कथा है विडंग घृत पंकातक्तान सेचित शीतवारिणाम फलनासे क्लुत्थिस मासेर मुदगैर यवितिलै घृत शीत पेय पयः शेक फल पुष्पाय सर्वधा आविका अजस सकृत चूर्णम यव चूर्णम तिलानी चाहिए। देखो भाई, अगर उनको फल ना लगे तो क्या करना चाहिए, ठीक ना। कहता विडंग घृत, ठीक ना, एक वाय विडंग बोलते हैं, वाय विडंग, ये कोई मेरे ख्याल से कोई पौधा विशेष होता है, जैसे उसमें आना अभिज्ञान शाकुंतलम में निवार आया, निवार, तो निवार के भी चावल जैसे होता है, ये भी कोई विडंग वाय, कोई चावल जैसे ही पौधा होता है, ठीक ना। तो कहता है विडंग जो है वाय विडंग बोलते हैं इसको, वाय विडंग के जो चावल इत्यादि है वो घृत पंख आतक्तान, ठीक ना। कहता घृत, घृत पंख, पंख पंख आपको लगता है कि कीचड़ को बोलता हूँ, पंख एक्चुअल में क्या होता है, जो दलदल सी चीज होती है, जो भी होती है, जैसे किसी चीज में घी मिला दिया तो वो भी पंख जैसा होता है, दलदल जैसा जो चीज उसको पंख बोलते हैं, ठीक ना, पंख। और ये आतक्त, आतक्त तो मिला हुआ, आतक्त मिला हुआ। कहता वायु विडंग के चावल इत्यादि से और घृत से पंख जो बन चुका है, यानी कि दरदरा सा जो इस तरीके से बन चुका, उनको, ठीक ना, उनको शीत वारिणा सेचित, ठंडे पानी से सींचना चाहिए। यानी कि पेड़ में वो यूं कहना चाहता है कि वायु विडंग के चावल इत्यादि पीस के और उसमें घी मिलाकर, ठीक ना, उसमें डाल दें और फिर उसको ठंडे पानी से सेचित, सींचना चाहिए। शीत वारिणा, ये सस छोटी से छत्त होगा, शीत वारिणा बन गया, ठीक ना। और फल नासे, यदि उसका फल नाश हो जाए, फल ना लगे, फल लगकर नष्ट हो जाए तो कुलत्थिस, कुलथ, कुलथ भी एक प्रकार की दाल होती है, दाल, कुलथ की दाल, ठीक ना। और माशई उड़द की दाल, और मुदगई मूंग की दाल, और यवई, यव ये होता जो, और तिल तिल, यानी कि जो कुलथ की दाल होती है, मास उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, यव यव जो, और तिलों, तिलों के द्वारा, और घृत शीत पय है, सेक है, फल पुष्पाय सर्वदा, घृत शीत पय है, घी और शीत पेय ठंडा पानी, इनका जो सेक है, इनका जो आपने मिला के बना लिया है, वो फल पुष्पाय सर्वदा, हमेशा फल और पुष्प देने वाला होता है। यानी कि पेड़ों पर वो ना लगे तो उनको घी या जो वायु विडंग के चावल इत्यादि होते हैं उनको पीस के उन और ठंडे पानी से सेचन करे। और यदि फल नाश हो जाए, लगकर फल झड़ने लग जाए, तो कुलथ की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, यव, यव होता जौ, और तिल, इनके द्वारा, और घृत शीत पेय, घी और शीतल पेय का जो सेक है, इन सबको मिला के फल पुष्पाय सर्वदा उसकी जड़ में डाल दे तो फल पुष्प हमेशा लगेंगे। और आविका, आविका होता है भेड़, लो भाई आविका, ठीक ना, ये भी आ सकता, आविका, आविका भेड़, और अज, अज होता है आविकाज, अज, अज होता बकरी, ठीक ना। अजगर, सांप को बोलते हैं ना, अजम गिरती, क्योंकि वो बकरे को निकल जाता, अजम गिरती, बकरे को भी निकल जाता, इसलिए उसको अजगर बोलते हैं। तो अज होता है भेड़, तो आविका जो भेड़, और अज होता है बकरी, ठीक ना। भेड़ बकरियों का जो शकृत, शकृत होता है गोबर या उनकी जो विष्ठा होती है, बीट होती है, ठीक ना, या गोबर कह लो उसकी, ठीक ना, या लेंडी बोलते हैं उसको, शकृत। अगर सकृत कहोगे तो बार बार अर्थ होता है, बार बार, और शकृत, इस शकृत का वो पूछ सकता है
किस सकृत का अर्थ गोबर या विष्ठा होता है, मल होता है, इसका होता है, ठीक ना। तो जो बकरी और भेड़ और बकरियों का जो सकृत होता है यानी उनकी लेंडी होती है, गोबर होता है, उसका चूर्ण और यव चूर्ण, यव होता जौ का चूर्ण और तिलानी चाहिए, और तिलों को इनको मिलाकर भी यदि हम उसका सेचन करते हैं तब भी वो फल अच्छी प्रकार से देंगे, ठीक ना। आगे क्या कहता है, गो मांसम उदकम चे सप्तरात्रम निधापित, कहता सप्तरात्रम 7 रात तक। देखो भाई रात्रि शब्द में, रात्रि शब्द के आगे अगर संख्यावाची शब्द है तो नपुंसकलिंग में आएगा, नवरात्रम सप्तरात्रम। अगर कुछ और है तो पुल्लिंग में, जैसे अहोरात्र है तो सप्तरात्र में नपुंसकलिंग शब्द है। तो सप्तरात्रम 7 रातों तक गो मांस को उदकम निधापित, पानी में छोड़ देना चाहिए, पानी में रख देना चाहिए। उत्सेक है सर्ववृक्षाणाम फल पुष्प आदि वृद्धि, और फल पुष्प आदि वृद्धि ध, जैसे जलद, इसमें कोई पूछ ले ना कौन सा प्रत्यय, जलद है, इसमें का प्रत्यय, जो भी आकारांत धातु है अकारांत पे खत्म हो जाए, जैसे जलद है, दा धातु से द, पाद पे पा धातु से प, गृहस्थ है स्था धातु से स्थ, आ वाली धातु अ पे खत्म हो जाए तो क प्रत्यय होता है। तो फल पुष्प आदि वृद्धि द, फल पुष्प और उपपद तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष, फल पुष्प आदि की वृद्धि देने वाला सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों के लिए उत्सेक है, यानी कि बढ़िया सिंचन है, सिंचाई का एक साधन है, इससे भी सिंचाई करनी चाहिए या इससे भी उसके जड़ों में वो डालना चाहिए। आगे मत्स्य अम्सा तो सेकिन वृद्धि भवती शाखिन है, शाखी, शाखी कौन होता है, जिसकी शाखाएं हैं, नीणी प्रत्यय, नीणी प्रत्यय किससे, तदस्य तदस्मिन नीति नीणी, भाई कोई चीज किसी की है, अगर गुणी का मतलब कोई पूछ ले तो क्या कहे, गुण अस्य संति, गुण इसके है। कोई पूछ ले आपको धनी तो धनम अस्य अस्ति, धन इसका। कोई चीज किसी की है या किसी में है तो उस अर्थ में नीनी प्रत्यय होता है। तो शाखा अस्य संति, शाखा इसकी है इसलिए वो शाखी है, नीनी है। तो शाखिन षष्ठी का एक वचन है। तो शाखिन यानी कि पेड़ की, मत्स्य, मत्स्य होता है मछली, अम्बसा मतलब जल से, पेड़ की मछली के जल के सेकेन, सेक से, सिंचाई से भी वृद्धि होती है। जिसमें पानी में मछलियां रहती है ना, तो उस पानी को हम कहीं और बाहर फेंक देते नहीं, उसको उससे सिंचाई करो पेड़ों की, ठीक ना। और विडंग तंडुल उपेतम मात्स्य मांसम ही दोहदम, और दोहदम, दोहदम होता जब वो मतलब फल पेड़ उगते हैं तो मात्स्य मांसम, मत्स्य, मत्स्य होता मछली, मत्स्य, और मत्स्य से संबंधित अण प्रत्यय लग के बन जाएगा मात्स्यम, यानी कि मात्स्य मांसम, जो मछली का मांस है वो यदि उसमें वो विडंग के चावल, तंडुल चावल उपेतम उनसे युक्त हो, यानी कि मछली के मांस में यदि वायु विडंग के चावल इत्यादि मिला दें तो सर्वेशम अविशेषण वृक्षाणाम रोगमर्दनम, अविशेषण विशेष रूप से सर्वेशम वृक्षाणाम, सभी वृक्षों का रोगमर्दनम, रोगमर्दन हो जाए, रोग भी खत्म हो जाएगा। तो ये 14 लगे हुए थे और बहुत कम समय में, ठीक है ना। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि बहुत लंबे चौड़े वीडियो ना बनाए जाए। अगर मैं चाहूं तो एक ही श्लोक में इसका बार बार बोलता रहूं, ये करता रहूं, वो करता रहूं, फिर ये है वो है, 1.5 घंटे के श्लोक, 4 श्लोक नहीं हो, पर उनसे कोई फायदा नहीं। तो मुझे पता है प्रश्न जहां से उठना वहां पर स्ट्रेस दो, बाकी सिंपल चीज पढ़ो। नमस्कार, शुभ दिन।